जब बीमारी इलाज नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन जाए तो सवाल ये नहीं रहता कि आप बीमार हैं या नहीं, बल्कि असल सवाल ये होता है कि आप कितने प्रॉफिटेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। नाजरीन, आज की ये वीडियो किसी एक कंपनी, किसी एक मेडिसिन या किसी एक डॉक्टर के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि आज हम यहाँ एक ऐसे सिस्टम को समझने आए हैं जो बरसों से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इस सिस्टम को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंसानों की जान बचाने का दावा करती है और अरबों डॉलर का प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट कमाना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को आम इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती समझना गलत है। याद रखिए, आज की दुनिया में बीमारी सिर्फ बीमारी नहीं रही बल्कि एक मार्केट बन चुकी है। एक ऐसी मार्केट जहां क्रोनिक मरीज को एक लॉन्ग टर्म कस्टमर समझा जाता है और इंसान की बीमारी को एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। खौफ हमेशा से सबसे ताकतवर हथियार रहा है और जब ये खौफ सेहत से जुड़ जाए तो इंसान जल्दी फैसले करता है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग इसी साइकोलॉजी पर काम करती है जहां बीमारी से ज़्यादा डर बेचा जाता है। एडवर्टाइजमेंट्स में अलामात को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि एक आम आदमी फ़ौरन खुद को बीमार समझने लगता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है डिजीज़ मॉन्गरिंग। इसमें कोई नई बीमारी इजाद नहीं की जाती बल्कि आम इंसानी हालतों को बीमारी की शक्ल में पेश किया जाता है। कभी सिर्फ हल्की जिस्मानी थकन को सिंड्रोम का नाम दिया जाता है, कभी उदासी को डिसऑर्डर और कभी बढ़ती हुई उम्र को एक मेडिकल प्रॉब्लम बताया जाता है। जैसे ही किसी आम हालत को बीमारी का नाम मिलता है तो फ़ौरन उसके लिए मेडिसिन, टेस्ट और ट्रीटमेंट मार्केट में आ जाता है। ये मार्केटिंग बराह रास्त ये नहीं कहती कि आप बीमार हैं, बस ये एहसास दिलाती है कि अगर आपने मेडिसिन ना ली तो आप खतरे में हैं। हेल्थ एंग्जाइटी आहिस्ता आहिस्ता इंसान की सोच पर कब्जा कर लेती है और खौफ में इंसान प्रिवेंशन की बजाय इंस्टेंट मेडिकेशन को तरजीह देता है। यही खौफ सेल्स को बढ़ाता है और यही खौफ पेशेंट को एक कस्टमर में बदल देता है। अब हम बात करते हैं लाइफ टाइम मेडिसिन की। वो मेडिसिन जो एक दफ़ा शुरू हो जाएं तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। ये बात सच है कि कुछ हालात में लॉन्ग टर्म मेडिकेशन वाकई ज़रूरी होती हैं, मगर मसला तब बनता है जब हर मसले का हल सिर्फ परमानेंट प्रिस्क्रिप्शन बना दिया जाए। लाइफ टाइम मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए एक परफेक्ट मॉडल है, क्योंकि मरीज़ अगर एक बार कस्टमर बन गया तो सालों तक इस सिस्टम से बाहर नहीं जाता। मरीज़ ठीक होने की बजाय डिपेंड होता चला जाता है और डिपेंडेंसी हमेशा प्रॉफिट को मजबूत करती है। एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर में काम करने वाले डॉक्टर पीटर रॉस ने पब्लिक इंटरव्यूज़ और अपनी किताब द विज़ल ब्लोअर में ये बात कही कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन हमेशा सिर्फ हेल्थ नीड्स की बुनियाद पर प्रमोट नहीं होती। उनके मुताबिक बाज़ ड्रग्स को नई नई मेडिकल कैटेगरीज के जरिए प्रमोट किया जाता है ताकि उनकी सेल्स बढ़े, चाहे हकीकत में पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन मेडिसिन हमेशा बिकती रहे। उन्होंने बताया कि मेडिसिन की मार्केटिंग ज़रूरी इलाज की बुनियाद पर नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रेटजी की बुनियाद पर होती है। डॉक्टर पीटर रॉस ने इस प्रोसेस को डिजीज़ ब्रांडिंग से जोड़ा, जहां एक बीमारी की आम अलामात को इतना मशहूर किया जाता है कि लोग इस बीमारी से खौफ खाने लगते हैं और मार्केट में मेडिसिन की डिमांड बढ़ जाती है। डॉक्टर पीटर रॉस को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को एक्सपोज करने पर प्रोफेशनल प्रेशर, इंटरनल रेजिस्टेंस और लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि डॉक्टर पीटर रॉस फार्मा इंडस्ट्री को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये कहना गलत होगा कि हर मेडिसिन या हर कंपनी इसी पॉलिसी पर चलती है, लेकिन ये भी सच है कि प्रॉफिट फर्स्ट माइंडसेट इस इंडस्ट्री में एक मजबूत हकीकत बन चुका है। यही वो जगह है जहां सेहत एक प्रोडक्ट और मरीज़ एक कस्टमर बन जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि अक्सर मेडिसिन सिर्फ सिम्टम्स यानी बीमारी की अलामात को कम करती हैं, ना कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। लेकिन मार्केटिंग में बीमारी की अलामात में फ़र्क पड़ने को भी एज ए कम्प्लीट रिकवरी दिखाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि इंसान बार बार अपनी बीमारी को महसूस करे और मार्केट में मेडिसिन की डिमांड को बढ़ाया जा सके। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बज़ाहिर सेहत की खिदमत का नाम है, लेकिन हकीकत में ये एक मुकम्मल बिजनेस स्ट्रक्चर पर चलती है। हर बिजनेस की तरह यहाँ भी एक सवाल किया जाता है कि इसमें प्रॉफिट कितना है। जब किसी मेडिसिन पर रिसर्च होती है तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, बल्कि ये भी देखा जाता है कि मेडिसिन मार्केट में कितनी बार बिकेगी, कितने साल चलेगी और इससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना निकलेगा। अगर कोई मेडिसिन सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल से मुकम्मल क्योर दे दे तो वो बिज़नेस के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन अगर कोई मेडिसिन ऐसी हो जो महीनों या सालों तक चलती रहे तो वो मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स बन जाती है। यही वजह है कि आज हेल्थ सेक्टर में कंप्लीट क्योर से ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जैसे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। बीमारी को ख़त्म करने की बजाय इसे मैनेज करने की बात की जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रॉफिट चलता रहता है। मरीज़ ये समझता है कि वो सेहत की तरफ जा रहा है, लेकिन हकीकत में मरीज़ एक ऐसे सिस्टम में दाखिल होता चला जाता है जहाँ हर महीने नई अपॉइंटमेंट्स, नई मेडिसिन और नए टेस्ट शामिल होते चले जाते हैं।
आम आदमी डॉक्टर को अपना सहारा समझता है क्योंकि डॉक्टर वो शख्स है जिस पर हमें मुकम्मल एतमाद है। लेकिन इस सिस्टम का एक डार्क पहलू ये भी है कि डॉक्टर भी इसी फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम का एक हिस्सा होता है। मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज मरीजों से ज़्यादा डॉक्टर्स तक रसाई हासिल करती हैं क्योंकि ये कंपनीज जानती हैं कि डॉक्टर मरीज़ को जो भी मेडिसिन लिख कर देगा, मरीज़ बगैर किसी सवाल के वही मेडिसिन खरीदेगा। मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और स्पॉन्सर्ड इवेंट्स ज़ाहरी तौर पर ये सब एजुकेशन के लिए होते हैं, मगर इनके ज़रिए एक ख़ास मेडिसिन और एक ख़ास ब्रांड डॉक्टर के जहन में बिठा दिया जाता है। अगर इस सब के बाद डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बदल जाए तो बाज़ औक़ात डॉक्टर भी नहीं जानता कि वो मार्केटिंग के इस खेल का शिकार हो चुका है। डॉक्टर्स के लिए किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिश्वत लेकर इनकी महंगी अद्वियात मरीजों को लिख कर देना मुकम्मल तौर पर इलीगल है। इसीलिए ज़्यादातर केसेस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर को महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हैं। डॉक्टर के प्राइवेट क्लिनिक पर ऐसी बहुत सी कीमती चीज़ें होती हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से बतौर तोहफा दी जाती हैं और बदले में डॉक्टर इन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मेडिसिन मरीजों को प्रिस्क्रिप्शन में लिख कर देते हैं। ये कहना गलत होगा कि हर डॉक्टर इस गेम का हिस्सा है, लेकिन ये भी सच है कि आज बहुत सी कंपनीज और डॉक्टर्स इस मार्केटिंग गेम में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा पिसने वाला तबका गरीब लोगों का है। हमें बताया जाता है कि हर मेडिसिन मार्केट में आने से पहले रिसर्च से गुजरती है और ये बात अपनी जगह दुरुस्त भी है, लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है। इस तस्वीर का दूसरा रुख वो है जिस पर बहुत कम बात की जाती है। मेडिकल रिसर्च से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर पीटर गोस्चे को प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से उसी इदारे से दूर होना पड़ा जिसकी बुनियाद रखने में वो खुद शामिल थे। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर कुछ सवालात उठाए थे। डॉक्टर पीटर गोस्चे खुद मेडिकल रिसर्च के उस सिस्टम का एक हिस्सा रहे जिसे दुनिया एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बुनियाद समझती है। वो कोक्रेन कोलैबोरेशन जैसे इदारे के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे, जहां क्लिनिकल ट्रायल्स और मेडिकल डाटा की रिलायबिलिटी को चेक किया जाता है। वक्त के साथ डॉक्टर पीटर गोस्चे ने एक एकेडमिक सवाल उठाया कि क्या फार्मास्यूटिकल रिसर्च में हर रिजल्ट पब्लिक डोमेन में आता है या कुछ डेटा ऐसा भी होता है जो पब्लिश नहीं किया जाता। क्लिनिकल ट्रायल्स स्कैम का मतलब ये नहीं कि हर रिसर्च झूठ पर मबनी है। ये सच है कि मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने करोड़ों कीमती जानें भी बचाई हैं। अब आते हैं एक ऐसे सवाल की तरफ जो हम सब में कॉमन है कि आखिर मेडिसिन की कीमतें इतनी हाई क्यों हैं। अक्सर हमें बताया जाता है कि मेडिसिन महंगी इसलिए है क्योंकि इसके पीछे रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन का खर्च होता है। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। हकीकत यह है कि बहुत सी मेडिसिन की रिसर्च कॉस्ट तो सालों पहले रिकवर हो चुकी होती है, लेकिन प्राइसेस फिर भी कम नहीं होती, बल्कि वक्त के साथ बढ़ती चली जाती हैं और इसकी एक बड़ी वजह पेटेंट सिस्टम है। किसी मेडिसिन पर पेटेंट सिस्टम का मतलब है कि एक खास मुद्दत तक सिर्फ एक ही कंपनी वो मेडिसिन बेच सकती है और कंपनी अपनी मर्जी की कीमत लगाती है क्योंकि उस मेडिसिन का कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होता। यानी मरीज़ उस मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो मेडिसिन सिर्फ एक ही कंपनी बेच रही होती है। लाइफ सेविंग ड्रग्स में ये मसला और भी डेंजरस हो जाता है क्योंकि मरीज़ बार्गेन नहीं कर सकता। वो या तो मेडिसिन खरीदता है या फिर ख़तरा मोल लेता है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि एक ही मेडिसिन एक मुल्क में सस्ती जबकि दूसरे मुल्क में कई गुना महंगी होती है। इस फ़र्क की वजह मेडिसिन नहीं बल्कि प्राइसिंग पॉलिसीज़, इंश्योरेंस सिस्टम और मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। बाज़ औक़ात मेडिसिन की कीमत इसलिए भी ज़्यादा रखी जाती है ताकि वो प्रीमियम लगे, क्योंकि हमारे जहन में ये बात बिठा दी गई है कि महंगी चीज़ हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन याद रखें, अक्सर आप महंगी मेडिसिन नहीं बल्कि महंगा ब्रांड खरीद रहे होते हैं। पेटेंट सिस्टम के बाद अब बात करते हैं जेनरिक मेडिसिन की। जेनरिक ड्रग्स वो सस्ती दवाइयाँ होती हैं जो मेडिसिन के पेटेंट एक्सपायर होने के बाद दूसरी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट, सर्टन डोजेज, सर्टन स्ट्रेंथ, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस पाई जाती है। यानी प्राइस कम लेकिन एक ब्रांड की तरह मौसर। फ़र्क सिर्फ इतना कि इस पर ब्रांड का कोई लोगो नहीं होता। जेनरिक ड्रग्स सस्ती होने की वजह से इस बिजनेस सिस्टम के लिए एक मसला बन जाती हैं। इसीलिए अक्सर इन जेनरिक मेडिसिन को डिले किया जाता है, अननेसेसरी लीगल इश्यूज़ में उलझाया जाता है या फिर डॉक्टर्स और पेशेंट्स तक इनकी इन्फॉर्मेशन सही तरह पहुंचने नहीं दी जाती। पेशेंट महंगी ब्रांडेड मेडिसिन खरीदता रहता है जबकि सस्ता ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन उसे बताया नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं कि हर महंगी मेडिसिन गलत है, बल्कि मतलब यह है कि कीमत अक्सर इंसान की मजबूरी को देखकर रखी जाती है, ना कि सिर्फ मेडिसिन को देखकर। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को रेगुलेटर्स फॉलो अप नहीं करते? ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री में रेगुलेटर्स मौजूद होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी रेगुलेटर्स मौजूद हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो कितने आज़ाद हैं। कई दफ़ा रूल्स तो बनते हैं लेकिन इन्फोर्समेंट कमज़ोर रह जाती है। रेगुलेटर्स मुकम्मल तौर पर गलत नहीं होते, मगर सिस्टम ऐसा बन जाता है कि सख्त फैसले लेना मुश्किल हो जाता है। जब निगरानी नरम और इंडस्ट्री ताकतवर हो तो इम्बैलेंस खुद ब खुद पैदा हो जाता है।
जामा मैगजीन की पी रिव्यूड स्टडी के मुताबिक 2003 से लेकर 2016 तक 26 बड़ी फार्मा कंपनीज में से 22 यानी 85% पर फाइनेंशियल पेनल्टीज यानी जुर्माने लगाए गए, जिनकी टोटल अमाउंट तकरीबन 33 बिलियंस ऑफ डॉलर थी। ये जुर्माने मोस्टली प्राइसिंग, ऑफ लेवल मार्केटिंग और किकबैक केसेस की वजह से लगाए गए। जब किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर कोई बड़ा इल्ज़ाम साबित होता है तो आम आदमी को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खबरें आती हैं कि कंपनी ने बिलियंस का फ़ाइन पे कर दिया या गवर्नमेंट के साथ सेटलमेंट हो गई, लेकिन हकीकत यह है कि ये फ़ाइन्स अक्सर कंपनी के सालाना प्रॉफिट के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। ये जुर्माने सज़ा कम और बिजनेस एक्सपेंस ज़्यादा बन जाते हैं। कंपनी फ़ाइन पे करती है, हेडलाइन ख़त्म हो जाती है और बिजनेस मामूल के मुताबिक चलता रहता है। इस सिस्टम में पनिशमेंट इसलाह नहीं बन पाती बल्कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बन जाती है। फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग के लिए पेशेंट्स का डाटा हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और लैब से बगैर किसी मरीज़ की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के बल्क फॉर्म में लिया जाता है। इस डाटा की बुनियाद पर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनती हैं। ये देखा जाता है कि कौन सी बीमारी किस उम्र में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत लोगों का ट्रस्ट है। हम साइंस पर भरोसा करते हैं और यही भरोसा इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एसेट है। और जब मार्केटिंग साइंस के नाम पर की जाए तो सवाल पूछना मुश्किल हो जाता है। अगर फाइनल रियलिटी चेक की तरफ आएँ तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर गलत है? जवाब है नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री ने वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स और एमरजेंसी मेडिसिन के जरिए लाखों कीमती जानें भी बचाई हैं। डॉक्टर हमारा दुश्मन नहीं है, मसला इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि असल मसला तो वो सिस्टमैटिक इंसेंटिव्स हैं जो प्रॉफिट को इंसान से बड़ा बना देते हैं। और जब इंसेंटिव्स गलत हों तो अच्छे लोग भी गलत फैसले कर बैठते हैं। मैं आखिर में यही कहूँगा कि अपनी सेहत को किसी बिजनेस के हवाले ना करें, खुद फैसला करें, दूसरों से मशवरा लें और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाएं। अगर आप अब तक यही हैं तो इसका मतलब आप सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने आए थे। और यही फ़र्क होता है एक आम पेशेंट और एक अवेयर इंडिविजुअल में। फ़ैसला अब आपके हाथ में है कि आप सिर्फ एक कस्टमर बनकर जीना चाहते हैं या एक बाखबर इंसान बनकर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और मौजू और एक और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।